हाँ जी, आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सानिधी सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप लोगों का इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में। अब मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा डरावने भी यही होते हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब यहीं पे हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सर नेशनल इनकम करवा दो, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा समझते हैं इसको। अच्छा, एग्जाम सर पर है, हमें ऑलरेडी पता है। तो इस वीडियो का जो पर्सपेक्टिव था, जो बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज का पर्सपेक्टिव था, वो था आपको कम समय में ऐसी इनसाइट दे देना जिसको आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए। ठीक है बेटा। अब ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 30 मिनट में इसको जस्टिस नहीं कर सकता, अगर आपको स्क्रैच से लेके एकदम पूरा पढ़ना हो तो। ठीक है बेटा, आपको भी पता ही, आपने भी पढ़ा है पूरे साल में। 30 मिनट में इसको स्क्रैच से एकदम मास्टर करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कम से कम 30 क्लासेस लगती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा इसका, हाँ या ना। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकता, लेकिन मैं हर एक पॉइंट को कवर करूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। और काफी सारे क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ के पीछे लगा रखे हैं, तो आप जाके उनको सॉल्व कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, या फिर आपको कैसे थ्योरी क्वेश्चंस को टैकल करना है वो नहीं आता, तो मैंने इस क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशंस भी देख रखे हैं, तो आप जाकर उसको जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, 30 मिनट का ये जो सीरीज है, इसके अंदर मैं ऑब्वियस सी बातें जस्टिफाई नहीं कर सकता चीजों को, तो आपके लिए मैंने वो आपका काम कर दिया, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे दिए, जाके उसको देखो, एक बार सॉल्व करो, अपने आप पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अभी चलते हैं, समझते हैं सर नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स क्या है, फिर समझेंगे उसका मेजरमेंट कैसे होता है, नेशनल इनकम कैसे मेजर करी जाती है। अभी आते हैं, सबसे पहले समझते हैं सर व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा? एक अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पैसा कमाया जाता है उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ध्यान से देखो, द सम टोटल, जो सम टोटल है, ऑल फैक्टर इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एक अकाउंटिंग ईयर में जो डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑल फैक्टर इनकम्स आपने जनरेट करी होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, या और डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, या तो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये डोमेस्टिक इनकम होती है। सर इसी का नेशनल इनकम क्या होता है? देखो, अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है वो भी मैं समझाऊंगा जस्ट इस स्लाइड के एक और बाद। ठीक है बेटा, सबसे पहले समझ लो इसके पहले नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ ही होती है, लेकिन उसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं। क्या होती है? ध्यान से देखो, जो भी अपन ने अपने देश में पैसा कमाया ना एक अकाउंटिंग ईयर में, वो तो है ही, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी जो पैसा कमाया है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। ध्यान से देखना, इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। इसमें भी सम टोटल है फैक्टर इनकम्स का, कि जितना भी पैसा आपने कमाया, लेकिन कहां से। एक नॉर्मल रेसिडेंट जिन्होंने कमाया होगा, नॉर्मल रेसिडेंट कौन? हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट, जिसने कमाया होगा देश में रहकर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जो देश है आपका उसी के अंदर रहकर जो कमाया होगा, ऑल्सो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं पैसा कमाने के लिए, हाँ या ना, वहां से पैसा वापस भेजते भी हैं, तो वो भी इंक्लूड करा जाता है। और नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है सर, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, कौन नॉर्मल रेसिडेंट होता है कौन नहीं होता है, इसकी डिबेट अपन अगली स्लाइड में करेंगे। क्लियर? चलो, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जनरली क्या होता है, वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इट इज रेफर्ड एज नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम भी कहा जाता है इसको। क्लियर? अब जरा समझते हैं सर नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट? नॉर्मल रेसिडेंट एक नॉर्मल आपका जो सिटीजन होगा कंट्री का। अच्छा, सिटीजन और रेसिडेंट होने में फर्क है। ठीक है, सिटीजनशिप मतलब परमानेंट रेसिडेंटशिप, क्या परमानेंटली इसी देश के रहवासी हो, उसको सिटीजनशिप कहते हैं। रेसिडेंट कौन होता है? जो कि 1 साल से ज्यादा उस देश में रह सके, या उस देश में 1 साल से ज्यादा है, प्रेजेंट है, उसे हम रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? Citizens and institutions of our country who normally reside in our country and their create economic interest also lies in our country। बोल रहे हैं कि भैया जो सिटीजन्स ऑलरेडी इस देश में रहते हैं, जिनके पास इस देश का आधार कार्ड है, मान लो इंडिया की बात करें तो जिनके पास आधार कार्ड है, जिनका काम इस देश के अंदर ही है, जो ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिनका काम इस देश के अंदर है, वो सारे नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि मैं और आप। ठीक है बेटा, जैसे मेरे पास आधार कार्ड है, मतलब मैं नॉर्मल रेसिडेंट भी हूं, मैं सिटीजन भी हूं। ठीक है बेटा, लेकिन हर जो व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा? क्या वो भी हो सकता है। कैसे? ध्यान से देखना, सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज,
जो दूसरे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, मान लो यूएस का कोई सिटीजन है, लेकिन who have been living in our country, जो हमारे देश में रह रहा है, क्या बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ये मैडम है, इसका नाम है लूसी। क्या नाम है इसका? लूसी। लूसी हमारे देश में, मतलब ये कहां की है? लूसी यूएसए की है, ठीक है। वो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रह चुकी है, 1 साल से ज्यादा यहीं पर है। और इसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब इसकी जो खाने पीने के लिए जो उसको पैसा कमाने का पड़ता है, वो कमाना इसको यहां से हमारे देश से ही पड़ता है, हमारे देश में ही इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, उसे हम एक नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री। मतलब लूसी को इंडिया की एक जोमेटो नाम की कंपनी पर इसको जॉब मिली, बाहर से आई, जोमेटो में काम कर रही है, 1.5 साल हो गया इंडिया के अंदर, मतलब ये नॉर्मल रेसिडेंट है। समझ आ गया? कोई दिक्कत की परेशानी? अब आगे बढ़ते हैं। और कौन हो सकता है सर? सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, जो सिटीजन्स हमारे देश के हैं लेकिन अब्रॉड में रह रहे हैं, बाहर के देश में रह रहे हैं, इंडिया में नहीं रह रहे, बाहर के देशों में रह रहे हैं। जैसे कि इंडियन व्यक्ति है, यूएस में रह रहा है, मतलब लूसी की जगह पे कोई और रह रहा है ना। मान लो रमेश है, रमेश चले गया यूएसए, यूएसए में जाके उसकी मस्त बढ़िया माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब अगर उसने 1 साल से ज्यादा नहीं हुए, मान लो रमेश इंडिया से गया यूएस माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए और उसको 6 ही महीना हुआ है, तो वो क्या है? वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। 1 साल से ज्यादा हो जाएगा तो वो यूएस का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। समझ आया बेटा? सिटीजन नहीं होगा, रेसिडेंट होगा। प्रोवाइडेड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री। अच्छा, नॉट माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम्पल, बट आप ही कह सकते हो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में काम आना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, ठीक है। वो एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मीन्स ऑफ अर्निंग है, वो हमारे देश से होनी चाहिए, तो वो एक हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है बेटा। मतलब 1 साल से कम अगर कोई व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति बाहर के देश में है जिसकी कमाई इंडिया से होती है, वो क्या कहलाएगा? एक नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है हमारे देश में। क्लियर बेटा? चलो अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। पर्सन और एंटिटीज हु आर नॉट अ नॉर्मल रेसिडेंट, जो लोग आपके या जो एंटिटीज नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, वो कौन है? ध्यान से देखो, देखो हर देश में कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे लोग रहते हैं या आ जाते हैं जो कि हमारे देश के रेसिडेंट नहीं माने जाते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो हमारे पास ये वर्ल्ड बैंक नाम का एक बड़ा सा एंटिटी है, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और ना ही सिर्फ ये, ऐसे कई सारे, कौन कौन से हो सकते हैं? यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इनके ऑफिसेस जो है ना, वो हमारे देश में भी होते हैं, हर एक देश में होते हैं। देखो ये तो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और जितनी भी जमीन है हमारे दुनिया में, वो सब कोई ना कोई देश है, हाँ या ना। तो आप बताओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कहां सेटअप किया जाए? फ्रांस वाले बोलेंगे कि भैया हमारी धरती पे क्यों कर रहे हो, हमारी जमीन पे क्यों कर रहे हो, यह हमारी जमीन है, तुम नहीं कर सकते, तुम तो इंटरनेशनल हो। इंटरनेशनल मतलब सारे दुनिया के मेंबर्स हैं आपके पास, तो आप हमारी जमीन क्यों ले रहे हो? इसीलिए हर एक देश में इनके ऑफिसेज होते हैं, हर एक जगह पे इनके ऑफिसेज कहीं ना कहीं सेटअप होंगे, और जो भी ऑफिसेज जहां पर सेटअप होंगे वो हमारे देश का पार्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? वो हमारे देश का पार्ट नहीं होता। क्लियर है बेटा? वो हमारे देश का पार्ट नहीं होता। फॉरेन टूरिज्म या विजिटर फॉर एनी पर्पस, मान लो हमारे यहां जो है क्रिकेटर्स आते हैं ना आईपीएल खेलने के लिए, अब वो क्रिकेटर आया, उसने आईपीएल खेला, हमारे देश में यहां पे बैठा हुआ है, मैं अभी घूमने गया था, वहां पे कई सारे फॉरेनर्स थे, तो वो फॉरेनर्स हमारे देश में आए हुए हैं सिर्फ घूमने के लिए, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आए हुए हैं, क्या वो रेसिडेंट होंगे? नहीं, वो टूरिस्ट है, वो हमारे देश में है लेकिन वो रेसिडेंट नहीं है, वो सिर्फ घूमने आए हैं, ठीक है बेटा, तो वो भी रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन कार्गो, मान लो कोई शिप, लंदन से कोई शिप निकला और यहां पे इंडिया में आके वो हॉल्ट कर गया, तो क्या वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का शिप है, जाकर अफ्रीका में लैंड किया, तो क्या इंडियंस जो शिप पे होंगे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे अफ्रीका के? बिल्कुल भी नहीं। तो ये नहीं होता है, ठीक है। जो शिप्स होंगे, जो एयरप्लेन्स होंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, स्पोर्ट्स पर्संस होंगे, विजिटिंग ऑन अ टूर आर नॉट कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सिंपल बात है, जो स्पोर्ट पर्सन आ रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है हमारे देश में, कोई प्लेन हमारे टेरिटरी के ऊपर से उड़ के जा रहा है या हमारे एयरपोर्ट में लैंड हो गया है, तो वो हमारे देश का थोड़ी हुआ,
वो तो किसी और का हुआ ना, तो वो हमारा नहीं होता, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी भी नहीं है। वो किसका है? वो जिस देश की ओनरशिप है उसका है। जैसे हमारा प्लेन एयर इंडिया अगर दुबई में लैंड हो गया है तो वो दुबई का प्लेन नहीं हुआ, वो स्टिल हमारा ही प्लेन है। अगर शिप हमारा अरेबियन सी से गुजरता हुआ ये दुबई साइड या कहीं और चले जाए या पैसिफिक ओशन में चले जाए तो वो जितने भी जो शिप है वो किसी और का नहीं होगा, वो हमारा ही रहेगा। यही बात इसमें कही जा रही है, ठीक है। एज देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट डज नॉट लाई इन द कंट्री। वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मेरा शिप है, मैं एक जहाज का ओनर हूं, मेरा शिप कहीं भी चला जाए पैसा तो मैं ही कमाऊंगा क्योंकि ओनर मैं हूं, तो वो किसी और का नहीं होगा, वो मेरा ही होगा और मेरे देश का होगा। ठीक है बेटा, समझ आया। जैसे कि मेसी आया इंडिया में खेलने के लिए, अभी आने भी वाला है, तो वो इंडियन नहीं हो जाएगा, इंडिया की तरफ से नहीं खेलने लग जाएगा, वो है अर्जेंटाइन, वो अर्जेंटाइन ही रहेगा। कोई टूरिस्ट आया, वो ताजमहल की फोटो खींच रहा है, तो भैया इंडियन नहीं हो गए, ये है रशियन ही, ये है भैया यूके वाली, ये इंडियन नहीं होंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्या माना जाता है, कौन सी देश क्या है, टेरिटरी क्या है, कौन बोल सकता है कि ये इंडिया का पार्ट है, जमीन जो है वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, कौन कौन सी ऐसी जमीन है। ध्यान से देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मीन्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री refers to an area of operation generating domestic income. It comprises of following. देखो क्या बोल रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी है जहां से डोमेस्टिक इनकम जनरेट करी जाती है, जिस जमीन पर रहकर लोग काम करते हैं और इनकम बनाते हैं, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखो, टेरिटरी विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, मतलब ये जो आपने बाउंड्रीज देखी है ना, ये है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। ना ही सिर्फ ये, लेकिन जो टेरिटरी वाटर में, मतलब ये जो पानी वाला हिस्सा है ना, ये पानी वाला हिस्सा है ना, इसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स जो डिस्टेंस है, मतलब जमीन से, शोर से 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया का ही हिस्सा है, इंडिया का ही उस पर कब्जा है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, वो भी किसकी जिम्मेदार, वो भी किसका है, जैसे आपने देखा होगा ना, बॉर्डर जब होती है किसी भी देश की, तो उसमें दोनों के बीच में ना थोड़ा गैप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये बॉर्डर है तो जस्ट बगल में इसके पाकिस्तान हो गया, जस्ट बगल में इसके इंडिया हो गया, थोड़ा गैप होता है। ठीक है, तो गैप इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाया जाता है। वैसे ही पानी के अंदर आप जैसे ही शोर खत्म हो जाता है, तो देखो ना, मान लो मैं किसी बीच पे गया तैरने के लिए, मैं जैसे ही बीच पे पानी के अंदर गया, बीच से थोड़ा पानी के अंदर चला गया तैरता हुआ, वहां पे आके पुलिस पकड़ ली मेरे को, इंडिया के बाहर कैसे घूम रहा है, अरे भैया मैं तो स्विमिंग करने आया था, या आपने पकड़ कैसे लिया मेरे को। इसीलिए थोड़ा हिस्सा दिया जाता है जहां पे लोग अपनी शिप्स चला सकें, जहां पे लोग स्विमिंग कर सकें, थोड़ा घूम फिर सकें। तो एक 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो हिस्सा होता है वो भी इंडिया का ही होता है। जितने भी जहाज, जितने भी एयरक्राफ्ट, जितने भी वेसल्स जो कि हमारे देश ओन करता है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे मैं बताता हूं, अगर एयरप्लेन जापान के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है तो वो किसका पार्ट है, वो जो जापान जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया का ही होगा। अगर वो प्लेन जापान में या टोक्यो में लैंड हो गया है तो वो प्लेन इंडिया का है, जापान का नहीं है। उसी प्रकार जब शिप ये 12 नॉटिकल माइल से भी आगे चला जाए, मान लो इधर साइड आ जाए, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे आ जाए, तो ये जिस पॉइंट पे शिप है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है बेटा, ऑल्सो आपने देखा होगा बीच समुद्र में ना ऑयल निकालने वाले से कई बड़े बड़े ना ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिन्हें ऑयल रिग्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ऑयल रिग्स जो होते हैं जहां पे बने होते हैं वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी उसी देश का होता है जो ओन करता है उसको। ठीक है बेटा, इनफैक्ट जो शिप्स फिशिंग करने जाते हैं, वो शिप्स जहां पे खड़े हुए हैं ना, जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी क्या होगा, वो भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाता है। क्लियर है, भले ही आप इंटरनेशनल वाटर में हो, लेकिन उसकी ओनरशिप किसके पास है, इंडियंस के पास है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। क्लियर, चलो, फिशिंग वेसल्स हो गया, ऑयल रिग्स हो गया, नेचुरल गैस या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एम्बसीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना हुआ है हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है। इंडिया में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी भी है, यूएस एम्बेसी भी है, वहाँ पे आपके कैनेडियन एम्बेसी भी है, वहाँ पे आपके इनफैक्ट इंडिया की एम्बेसी सारे देशों में, जापान में है, चाइना में है, यूके में है, यूएसए में है, ब्राज़ील में है, हर जगह चले जाओ आपको हर जगह एम्बेसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के देश के जो लोग हैं, वहाँ के देश के जो लोग हैं उनमें अगर इंडियंस भी हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनसे कांटेक्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो मान लो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी जो है, जो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी कोई बिल्डिंग होगी ना, वो बिल्डिंग इंडिया का पार्ट नहीं है,
वो बिल्डिंग इंडिया का पार्ट नहीं है, वो बिल्डिंग किसका पार्ट है पता है? ऑस्ट्रेलिया का है। उसी प्रकार जो इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में होगी वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट नहीं है, वो हमारा पार्ट है। इसीलिए एम्बेसीज जो हमारे देश की बाकी सारे देशों में वो हमारा पार्ट है, और जो एम्बेसी हमारे देश में बाकी सारे देशों की है वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्सुलेट्स हो गया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो गया। अच्छा, कई सारी ना वॉर के टाइम पे, इनफैक्ट वॉर छोड़ो, तुम तो कई सारे देश पे दूसरी मिलिट्रीज भी जाती हैं और वो अपना एक अड्डा जमा लेती हैं, है ना, ऐसे ट्रेनिंग करने जाते हैं, कई सारे पर्पस के लिए जाते हैं। तो वो जहां पे मिलिट्री स्टैब्लिश्ड है ना, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है उसी देश की जिसकी मिलिट्री होती है। ठीक है बेटा, फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, और बाकी बचे हुए हमारी टेरिटरी नहीं है, वो इंटरनेशनल टेरिटरी है, वो किसी और देश की टेरिटरी होगी, हमारी नहीं है वो। ठीक है बेटा, चलो फिर आता है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि जितना पैसा हमने बाहर के देशों से कमाया और जितना हमने पैसा बाहर के देशों को दिया, उसके बीच का जो बैलेंस होता है ना, नेट होता है। जैसे मान लो 100 रुपए तुमने दिए लेकिन 150 कमा लिए, तो 50 जो हुआ वो तुम्हारा नेट इनकम, नेट फैक्टर फॉर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। मतलब कितना पैसा तुमने अब्रॉड में दिया और कितना पैसा तुमने अब्रॉड से कमाया, उसका डिफरेंस इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, NFIA कहते हैं इसको। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस किसके बीच में है? इनकम अर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड, जो इनकम आपने कमाया अब्रॉड से, ठीक है, वो फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा ऑफ अ कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द इनकम पेड, इनकम जो आपने पे करी टू द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड टू नॉन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये क्या बोल रहा है? सिंपल बात है, जो आपके लोगों ने पैसे भेजे फॉरेन अब्रॉड की तरफ और अब्रॉड से जो पैसा कमाया उसके बीच का एक डिफरेंस होता है, उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब देखो फटाक से, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी बेटा जब आप खरीदते हो तो वो प्रॉपरली नई प्राइस की आती है, जैसे मतलब 10 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन अगर 3 साल बाद में उसकी प्राइस पूछो तो आप क्या बोलोगे? 10 लाख की है? नहीं, उसका कुछ वेयर एंड टेयर होता है, इस्तेमाल करते करते टायर घिसते हैं, इंजन थोड़ा खराब होता है, जंग पड़ती है गाड़ी में, तो उसका कोई भी एक्चुअल प्राइस नहीं पे करता, थोड़ी वैल्यू गिरा कर ही देता है। इससे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना। डेप्रिसिएशन इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूसेज, पैसेज ऑन या पैसेज ऑफ टाइम के साथ आप कुछ वेयर एंड टेयर करते हो, चीजें टूटती हैं, इस वजह से आप उसकी प्राइस प्रॉपर वो नहीं देते, कुछ कम करके देते हो। क्लियर? फैक्टर इनकम क्या है? वही इनकम जो कि आप किसी फैक्टर सर्विसेज को देकर कमाते हो। फॉर एग्जांपल, किसी लेबर ने काम किया तो उसको बदले में क्या मिला? वेजेस मिली। आपने कोई लैंड का रेंट ले लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो भी फैक्टर इनकम हो गया। इंटरेस्ट टू कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट कमाया एंटरप्रेन्योर ने, वो सब क्या है? फैक्टर इनकम से। आपने कुछ काम किया, बदले में कुछ दिया, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? These are all those unilateral payments, one-way payments corresponding to which there is no value added in the country. इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, जैसे कि गिफ्ट हो गया, डोनेशंस हो गया, इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है आपके देश के अंदर। ठीक है बेटा, ये सब क्या कहलाई जाती हैं आपकी बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। क्लियर? अब आता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है? सिंपल है भैया, जहां पे बिजनेस और एंटरप्राइजेस ओन करी जा रही है प्राइवेटली, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राइवेट सर्विसेज कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर आपके वो पब्लिक डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंटल्स एंड नॉन डिपार्टमेंटल्स जो कि कंट्रोल या ओन किए जाते हैं आपके गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जो सरकार कंट्रोल और ओन करती है उसे आप क्या कहते हो? पब्लिक सेक्टर कहते हो। ठीक है बेटा, जैसे डिपार्टमेंटल पोस्ट होता है ना, ये पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, वो क्या है? आपका गवर्नमेंट ओन करता है। रेलवे हो गया, टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो गया, ये सब क्या है? आपके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंटल्स हैं। नॉन डिपार्टमेंटल क्या है? जैसे इंडियन एविएशन, इंडियन ऑयल, ये सब क्या है? डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर को बनाती हैं। क्लियर? चलो फिर आता है हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज। व्हाट इज एक्सटर्नैलिटीज? ध्यान से सुनना इसको। इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स, या तो फायदा या तो नुकसान, जो कि एक फर्म कॉज करती है या मिलता है उसको, या किसी इंडिविजुअल कॉज करता है या होता है उसको, कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट चार्ज एंड पेनलाइज्ड। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। देखो, एक फर्म या एक इंडिविजुअल किसी और को हार्म या फिर बेनिफिट पहुंचाता है, जिसके लिए उसको कभी भी कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है, उसे हम एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है पॉजिटिव बेटा, और एक होती है नेगेटिव। जैसे कि पॉजिटिव क्या है?
एक किसी फर्म ने ऐसा एक नया टेक्नोलॉजी बनाया जो कि एयर पॉल्यूशन को कम करता है, ठीक है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गया। एक फर्म धुआं मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से बहुत सारा धुआं उड़ाती है जिससे कि एयर पॉल्यूट होती है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी। मतलब ये क्या कर रहा है, ये हार्म पहुंचा रहा है। किसको हार्म पहुंचा रहा है? एनवायरमेंट को। और ये क्या कर रहा है? एनवायरमेंट को बेनिफिट कर रहा है, दूसरे लोगों को बेनिफिट कर रहा है, दूसरे लोगों को हार्म कर रहा है। ऐसे टाइप के एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं। ध्यान से देखो, एक्सटर्नैलिटीज इज अ बेनिफिट, ऐसा बेनिफिट दैट अक्रूज द इंडिविजुअल और सोसाइटी फॉर विच हैज टू पे नथिंग, जिसको सोसाइटी या तो कुछ ऐसा कुछ पे नहीं करेगी लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट मिलता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है? ये एक ऐसा इंडिविजुअल या सोसाइटी को ऐसा इंपैक्ट होता है जिसके लिए वो कभी भी कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, मतलब उनको कोई चार्ज नहीं किया जाता, पेनलाइज नहीं किया जाता। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स होते हैं। क्लियर है बेटा? चलो जी फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी आप देखेंगे कुछ बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कुछ बेसिक एग्रीगेट्स क्या हैं, कैसे कंप्यूट करने वाले हम नेशनल इनकम को, कुछ ऐसे एग्रीगेट्स को पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास आता है जीडीपी-एमपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। अब कुछ चीजें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कुछ बेसिक पॉइंटर्स मैं आपको समझा देता हूं अभी के अभी, ठीक है। सबसे पहले देखना ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखो जीडीपी-एमपी क्या है, एक मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लोकेटेड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कि डोमेस्टिक टेरिटरी में, कंट्री में जो लोग प्रोड्यूसिंग यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स ऑन सर्विस, उसकी एक फाइनल आपकी वैल्यू मार्केट वैल्यू को बताता है। अब मार्केट वैल्यू में हमेशा आप क्या ऐड करते हो? इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब फैक्टर कॉस्ट की बात करें कि बनाने में लागत वाली जो बात होती है उसमें से आप टैक्सेस हटा देते हो, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में आप हमेशा क्या हटाते हो? आप हमेशा हटा देते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस को। मार्केट प्राइस में आप हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हो। अब करना क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर देखो जीडीपी-एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस लिखा हुआ है तो इसको कैसे निकालेंगे? जीडीपी-एफसी मतलब जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट की जो वैल्यू होगी उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो, उसके बाद आपका जीडीपी-एमपी आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा, है ना। अब करना क्या है, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के वापस इधर ला दो। तो जब आप जीडीपी-एमपी मार्केट प्राइस से जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हो तो आपका जीडीपी-एफसी आ जाता है। ध्यान से देखना, देखो बेटा ये रहा आपका जीडीपी-एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी-एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान से देखो, it is the sum total of factor incomes like wages, rent, interest, profit generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year along with the depreciation। ठीक है, ये क्या है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है, मार्केट प्राइस पे आप क्या करते हो? इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हो, फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हो। क्लियर? चलो अब आता है अपने पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जब आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करते हो तो है क्या? सबसे पहले समझ लो, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके बताता है, वो इंक्लूड करके बताता है, इसलिए वो ग्रॉस है, ये नेट है, ठीक है। वो ग्रॉस है, ये नेट है। नेट मतलब ये कुछ बैलेंस करके बता रहा है चीजों को। देखो जीडीपी-एफसी से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, किससे? जीडीपी-एफसी से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एनडीपी-एमपी। क्या मिल जाता है बेटा आपको? एनडीपी-एमपी मिल जाता है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? समझ आया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट पे ले आए, मार्केट प्राइस अपन ने देख लिया, फैक्टर कॉस्ट देख लेते हैं। एनडीपी-एफसी और डोमेस्टिक इनकम, इट इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द all the producing units located in the domestic territory of the country during an accounting year less depreciation and less net indirect taxes। ध्यान से देखना क्या बोला इसने? इसने बोला जब आप एनडीपी-एफसी निकालते हो, ठीक है, जब आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हो तो क्या करना है? आपको लेना है जीडीपी-एमपी, मार्केट प्राइस लेना है जीडीपी का, फिर आपको उससे माइनस करना है डेप्रीसिएशन,
आप क्योंकि यहां पे नेट वैल्यू निकाल रहे हो तो डेप्रिसिएशन करोगे। पिछले वाले में भी क्या था आपका, पिछले वाले में भी आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे, ठीक है बेटा। अब क्या करना है आपको, अब उसमें से माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आते तो इसको फिर माइनस कर दोगे, ठीक है बेटा। समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसी प्रकार अपन को आगे चलना है। अब आते हैं फटाक से, अच्छा आप पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी। अब जीएनपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका क्या मतलब होता है? इट इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। क्या? इन अ पर्टिकुलर ईयर प्लस द नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। मतलब आपने कितना पैसा बाहर से कमाया और कितना पैसा बाहर भेज दिया, उसका एक नेट वैल्यू जो होता है उसको आप क्या करते हो, यहां पे प्लस करते हो। क्यों? क्योंकि आपको GNP MP निकालना है, MP निकालना है, ठीक है, मार्केट प्राइस निकालना है। तो आप क्या करोगे, GDP MP में NFIA मिलाना है आपको। GDP MP जो अपन ने निकालना सीखा, उसी में आप NFI अगर ऐड कर दो, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड, अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका GNP MP निकल जाएगा, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है बेटा। सिर्फ आपको क्या करना है, नेशनल वो नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको इसमें ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी का हल्का सा आप क्या कर सकते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या करना है, यहां पे अपन ने GDP MP लिया था ना, यहां पे आपको GDP FC लेना पड़ेगा, ठीक है। It is the sum total of market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, inclusive of depreciation and estimated at factor cost and net factor income from abroad। क्या करना है, वहां पे आपने GDP MP लिया था, अब यहां पे GDP FC लेना है। GDP FC फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम एंड अब्रॉड, जब आप इसको इंक्लूड करते हो तो आपका GNP FC आ जाता है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब हमने यहाँ पे GDP MP लिया था GNP MP निकालने के लिए, हम GNP FC निकालने के लिए GDP FC लगाते हैं और उसमें हम नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड अपन ऐड करते हैं। क्लियर है बेटा? समझ आया? अब आता है हमारे पास एक और पॉइंट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP MP। NNP MP क्या होता है, ध्यान से देखना। It refers to the market value of goods and services produced during the year, inclusive of net factor income from abroad, but exclusive of depreciation। कि इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, इसमें NFIA इंक्लूडेड है लेकिन डेप्रीसिएशन अलग है इसमें, ठीक है बेटा। देखो अब क्या किया आपने, इसके दो तरीके हैं। NNP MP में आपने NFIA इंक्लूड कर दिया लेकिन क्या हटा दिया, डेप्रीसिएशन हटा दिया यहां पे, ठीक है बेटा, डेप्रीसिएशन आपने यहां पे हटा दिया। एक और आप ये लिख सकते हो फॉर्मूला, इसमें अगर आपके NFIA कुछ भी नहीं है तो आप एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके कोई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आपके कुछ ऐसे नहीं है, अगर आपका बैलेंस जीरो आ रहा है तो आप इसकी जगह पे भी ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और अपना लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या बोलता है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। जितनी भी फैक्टर इनकम्स हैं, रेंट पेड होता है, वेजेस आपको मिलती हैं काम करने के, ऐसे कई सारे अपने फैक्टर इनकम्स पढ़े थे, ठीक है बेटा। अब ये कई सारे, देखो जैसे रेंट लिखा ही हुआ है ना यहाँ पे, देखो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा जो अर्न किए जाते हैं ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो क्या बोला है, NNPFC निकालने के लिए आप GNPFC लेते हो माइनस डेप्रीसिएशन करते हो तो आपका NNPFC आ जाता है, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, NNPFC इज इक्वल्स टू NDPFC प्लस NFIA, क्योंकि NDPFC में ये वाला ऑलरेडी चीजें आ जाती हैं तो इसलिए आप डायरेक्टली इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको आप जरा एक बार बिल्कुल लिखेगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अच्छा एक पॉइंट है जो मैंने अभी नोटिस किया, मैं हर बार चेक जरूर करता हूं कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो एक छोटा सा पॉइंट इसको करेक्ट जरूर कर लेना बेटा। जैसे वैसे घबराने वाली सी कोई बात नहीं, आपके पास बुक्स हैं तो उसमें हर चीज लिखी गई है। कई बार टाइपिंग में जो स्लाइड मेंबर्स हैं वो कई बार गलती कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो देखो जब हम NDP MP निकालते हैं ना तो GDP FC नहीं, GDP MP से डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है बेटा, समझ आया? तो यहां पे इसको MP कर लेना,
ठीक है बेटा। बाकी अगर एज सच कोई और प्रॉब्लम आए तो एक बार आप जरूर क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो मैंने देख लिया ऐसी कोई प्रॉब्लम और कहीं है नहीं, ठीक है। चलो एनीवेज छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखते हैं। सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉमिनल क्या होता है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। जीडीपी नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो मार्केट वैल्यू जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की होती हैं जो कि आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए हों एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देखो एक फाइनेंशियल ईयर था आपका, हाँ या ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, हाँ या ना। इसके अंदर आपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाए होंगे, क्लियर, जिसका मार्केट वैल्यू आपने कैलकुलेट कैसे किया है, कैसे एस्टिमेट किया है, करंट ईयर की प्राइसेस के अनुसार। करंट ईयर की प्राइसेस मतलब क्या, जैसे मान लो कि आज आपका जो दूध है वो 10 रुपए लीटर बिक रहा है, ठीक है। मैंने 1000 लीटर बनाया तो उसके हिसाब से जो एस्टिमेशन निकलेगा ना उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, मतलब आज के रेट के हिसाब से बनाया, इसलिए हमें जीडीपी एट करंट रेट भी या करंट प्राइस भी हम इसको कहते हैं कि आज की जो प्राइसेस थी उसके अनुसार हमने कितना प्रोडक्ट्स बनाए उसकी वैल्यू को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, क्लियर। लेकिन एक थोड़ा सा एक और चेंज आता है वर्ड में जिसका नाम है रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ये रियल वर्ड पे फोकस करना, ये रियल वर्ड में समझाता हूं क्यों होता है। ये भी सेम बात है, मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि आपने एक डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए होंगे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, लेकिन इसमें जो एस्टिमेट कर रहे हो ना प्राइसिंग वो कहां से कर रहे हो, बेस ईयर की प्राइसेस से, मतलब आज के जो रेट्स होंगे ना उसके अनुसार नहीं, जो प्रीवियस ईयर जो बेस ईयर आपने निकाला होगा उसको आप नजर रखकर उसके अनुसार आप प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हो, जीडीपी की वैल्यू निकालते हो। इसको एक्यूरेट माना गया। देखो क्यों माना गया, जैसे कि आज के प्राइसेस आप अनुमान लगा सकते हो या इन्फ्लेट कर सकते हो, उससे जो जीडीपी आएगा ना वो सही नहीं होगा, क्लियर। इसीलिए इसको जीडीपी एट कांस्टेंट रेट भी बोला जाता है। देखो कांस्टेंट रेट से चीज को चेक करते हो ना तो आप बेहतर अंदाजा निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने इस साल 100 प्रोडक्ट्स बनाए और पिछले साल 80 प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो आपको पता है अगर मैं रेट सेम रखूंगा ना तो मुझे 100 वाले में ज्यादा फायदा होगा फॉर लेट्स से, लेकिन दोनों में रेट अलग है। देखो एक है 80, मतलब एक साल मैंने आज के साल मैंने 80 प्रोडक्ट बनाए पर इसका रेट है 100 का, इसका रेट है 100 का, ठीक है। और पिछले साल मैंने 100 प्रोडक्ट बनाए थे उसका रेट था 80 का, तो दोनों का टोटल करोगे तो 800 आएगा। तो ये क्या सही बात है, क्या हमने इंप्रूव किया, क्या बिल्कुल भी नहीं किया। एक साल हमने 100 प्रोडक्ट बनाए लेकिन 80 के रेट पे तो 800 का वैल्यू आया। एक साल हमने 80 प्रोडक्ट्स बनाए 100 की वैल्यू के तो भी हमारा 800 आया, मतलब प्रोडक्ट कम बनाने पे भी हमें जो है वैल्यू सेम दिख रही है, तो ये हमारा रियल इंडिकेटर नहीं है जीडीपी का। इसीलिए बेस ईयर पे जब हम कैलकुलेट करते हैं ना इसलिए इसको हम रियल जीडीपी कहते हैं, ये थोड़ा एक्यूरेट माना गया, क्लियर बेटा। अच्छा अब कन्वर्जन देख लो कैसे, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे। रियल जीडीपी को यहां देखो नॉमिनल जीडी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, याद रखना बेटा इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन नेक्स्ट लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर ये बात करता है कि कैसे समय के साथ प्राइस चेंजेस होते रहते हैं गुड्स और सर्विसेज के, उसको समझाता है, उसको बताता है, उसके एक वैल्यू को बताता है, ठीक है बेटा। इट इज अज्यूम्ड दैट द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर, अच्छा ये भी अज्यूम किया जाता है कि जो प्राइस इंडेक्स है बेस ईयर का उसको 100 माना जाता है, ठीक है, अज्यूम किया जाता है। अब देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इट इज द रेशियो, ये रेशियो है किसके, नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का एक रेशियो है, बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। इट प्रेजेंट्स द चेंज इन जीडीपी, जीडीपी में क्या चेंज आ रहा है, क्या प्राइस लेवल्स में चेंजेस है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल्स आर नोन एज प्राइस इंडेक्स, ठीक है बेटा। ये क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है, देखो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, इसको निकालोगे तो आपका ये जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। अच्छा जीएनपी डिफ्लेटर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, सेम नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100, इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे भी आप जीएनपी डिफ्लेटर निकाल सकते हो, क्लियर है बेटा, समझ आया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो कि है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी क्या वेलफेयर कर सकता है, क्या जीडीपी एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर को समझाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों, उसके कुछ रीजंस देता हूं मैं आपको। देखो जीडीपी मे बी गुड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है मे बी, लेकिन बट नॉट अ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द
बिलो स्टेटेड रीजंस। कुछ रीजंस है हमारे पास जिस वजह से जीडीपी एक इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक सही इंडिकेटर नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनना। सबसे पहले, इट फेल्स टू इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अब आपके देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, गाड़ियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिर्फ अमीरों को मिल रहा है वो प्रोडक्ट, गरीबों को मिल ही नहीं रहा है। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ना, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो रहा है ना, इस वजह से जीडीपी ढंग का आपका इंडिकेटर नहीं है, वेलफेयर नहीं हो पा रहा हमारी इकोनॉमी का। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। समझ आया? ये इसलिए वेलफेयर एस्पेक्ट को खो देता है। अब ध्यान से देखो दूसरी बात, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं सर? बार्टर एक्सचेंज, सामान के बदले सामान ले लेना। ये बार्टर एक्सचेंज होते हैं जिसमें कोई पैसा इंवॉल्व नहीं हुआ। अब बार्टर एक्सचेंज में सेल नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, इस वजह से ये आप ट्रांजैक्शन जीडीपी के अंदर नहीं रिकॉर्ड कर पाते। कुछ सामान बिका ही नहीं ना, एक्सचेंज हो गया। इस वजह से आप कितने प्रोडक्ट ऐसे होते होंगे देश में जो कि सामान के बदले सामान सेल हो जाते होंगे, तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। तो इसलिए एक और मेजर नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं शो करता है, ये नहीं शो कर पाता। एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव और आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। जैसे किसी ने एक मशीन बनाई जो कि पॉल्यूशन को कम कर रही है, या पेड़ पौधे लगा दिए। अब जीडीपी में कैसे उसको कैलकुलेट करोगे ना? वो गुड है, गुड एस्पेक्ट है, गुड एक्सटर्नैलिटी है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, लेकिन उसको कैसे आप जीडीपी में ऐड करोगे? और किसी ने अगर हमारे देश में कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कर दिया, पॉल्यूशन कर दिया, उसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए जीडीपी कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स को शो नहीं कर पाता। ठीक है बेटा। एक और बात, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। क्या होता है? ये जीडीपी में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो किस प्रकार के बन रहे हैं, कैसी कैसी कॉम्पोजिशन है, वो भी शो करता है कि ये क्या ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या वेलफेयर का कि नहीं। जैसे मान लो आपके देश में बहुत सारा वॉर गुड बन रहा है, वॉर गुड मतलब असला बारूद बन रहा है, असला हम भी रखते हैं पहलवान है, तो ऐसे कई सारा असला बारूद अगर बन रहा है, ऐसे असला बारूद के चक्कर में प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या देश का भला हो रहा है? क्या गोली बारूद से देश का भला नहीं होता। ठीक है, समझ आया? इसीलिए जीडीपी तो बढ़ा हुआ दिखेगा लेकिन उससे वेलफेयर कुछ नहीं है। समझ आया? तो इसीलिए कॉम्पोजिशन भी मैटर करता है कि उस प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें बना रहे हो, वो भी डिसाइड करता है कि आपका जीडीपी वेलफेयर मोटिव का है कि नहीं। ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं कुछ 3 मेथड में, लेकिन इससे पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया जी। हाँ भाई साहब, अब बात करेंगे कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम। भैया सबसे बड़ा डर यही लगता है आप लोगों को कि कहां से कैसे निकाले सर। बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझाता हूं और ध्यान से सुनना। आपके लिए कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने रखे हुए पीछे, उसको सॉल्व करना, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सॉल्व करने के ऊपर ही आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कोई भी आपको ओरली समझा दे आप समझ जाओगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच प्रैक्टिस करने से आएगी ना, वो कहीं से नहीं आ सकती। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टाइम कंस्ट्रेंट, जिससे नहीं तो मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करवा देता। ये वन शॉट वीडियो नहीं है, वन शॉट होता तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करवाता। ठीक है, बट मेरे पास क्वेश्चंस हैं तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व जरूर करना। क्लियर? चलो अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड है। कौन कौन से? एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर है और एक है वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, आउटपुट मेथड भी बोल सकते हो। इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रिपल आइडेंटिटी भी कहा जाता है, 3 आइडेंटिटी कहा जाता है। अब देखो नेशनल इनकम आप 3 तरीके से निकाल रहे हो। इनकम कितनी कमाई उसके बेसिस पे, खर्चा कितना किया उसके बेसिस पे, और प्रोडक्शन कितना किया उसके बेसिस पे। तो आप 3 बेसिस पे नेशनल इनकम निकालते हो। सबसे पहले चलते हैं आपके इनकम मेथड में। देखो बाय दिस मेथड द टोटल सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड, मतलब पैसा कितना मिला, टोटल फैक्टर सर्विसेज या आप फैक्टर पेमेंट्स किए ना, उससे कितना पैसा रिसीव किया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, गिवन पीरियड के अंदर, आर एडेड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए आप क्या करते हो? ऐसी वैल्यूज को निकालते हो और देखते हो कैसे आती हैं। ठीक है, चलो अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। फैक्टर पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड कैन क्लासिफाइड इनटू दीज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स किस प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी पेमेंट्स हमें मिलती है? देखो सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी। बेटा कुछ वेजेस होती हैं, कुछ सैलरीज होती हैं, दिहाड़ी होती है और कुछ तनख्वाह होती है। वो कुछ मिलता है एम्प्लॉयज को,
वो होता है एक इनकम। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, जैसे कि रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, ये भी कुछ तरह की इनकम होती है लोगों की। कुछ चीजें आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, किसी चीज का प्रॉफिट कमा लिया, कुछ आपने इंटरेस्ट ब्याज वसूल लिया, या फिर रॉयल्टी मिल गई। जैसे रॉयल्टी मतलब क्या है, जैसे मेरा महल था, अब मैंने टूरिस्ट स्पॉट के लिए उसको चालू कर दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट मुझे वो रॉयल्टी देती है उसकी, हाँ या ना। तो ये कुछ होती है। जैसे हर एक सेल पे, जैसे मैंने कोई मशीन इजाद करी, अब कोई और कंपनी उसको यूज कर रही है, तो बदले में मुझे रॉयल्टी देती कि भैया मैंने उसको इजाद किया तो मुझे कुछ फायदा तो उस बात का, हाँ या ना। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की मिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखो कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं नेशनल इनकम को। देखो नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएफसी, ठीक है। एनएनपीएफसी क्या बोल रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। इसको इससे ऐड कर दो, आपका आ जाएगा नेशनल इनकम। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इनमें क्या क्या चीज होती है भी देखो। एनडीपीएफसी में क्या क्या चीज आ रही है, कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो आपने सैलरी वेजेस दी होंगी वो, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि आपका रेंट, इंटरेस्ट, इनकम, इंटरेस्ट हो गया आपका, उसके साथ और क्या था अपना, हाँ रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया आपका, और भी तो था क्या था, हाँ रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना, ये सब चीजें थी। फिर उसके बाद मिक्स्ड इनकम है, ये कुछ चीजों को आपको इसमें ऐड करना पड़ता है, क्लियर। फिर आप देखो ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने भी बताया, देखो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, यही आपको चीजों को इसके अंदर ऐड करना होगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। प्रॉफिट जो कि डिविडेंड, जो कि आपने ओनर्स को दे दिया, डिविडेंड को पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। जैसे कि जितना भी कंपनी पैसा कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा वो पहले अपने लिए रखती है, कुछ खर्चे निकालती है, और बाद में कुछ जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको कुछ पैसा बांटती है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो, और उसके साथ साथ आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने बांटा नहीं है, जो आपने रख लिया है पैसा, कंपनी नहीं रख लिया है, ओनर्स में नहीं बांटा है, उसको क्या कहते हैं, उसको भी यहां पे ऐड कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, समझ आया। इससे कुछ कहा जा रहा है, ये कुछ है हमारा प्रॉफिट का पार्ट। क्लियर है बेटा, जिसमें टैक्स भी, कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं दिया है, डिविडेंड भी है, और आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हो जिसके अंदर, ये सब आके मिला के अगर आप बनाओगे तो आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सोचना पड़ता है बनाने से पहले, वरना गलतियां हो जाएंगी। इनकम की जब बात करते हैं ना, तो कौन सी इनकम यहां पे नहीं लेते, जो भी आपने स्मगलिंग से हुई इनकम हो, या जो आपने सट्टेबाजी से हुई इनकम हो, उनको यहां पर आप इंक्लूड नहीं करते, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सट्टेबाजी वाली इनकम और स्मगलिंग वाली इनकम यहां पे अलाउड नहीं होती, इससे नहीं कैलकुलेट करते। फिर करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, द जनरेशन ऑफ इनकम शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। देखो जो भी आपने प्रोडक्शन किया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब कुछ भी आपने बनाया, मतलब मैगी बनाई, वो हो सकता है 50 रुपए की बिक सकती थी, लेकिन हम खुद खा गए, उस जनरेशन वाली इनकम को भी हम यहां पर अकाउंट में लेते हैं, उसके एक इंप्यूटेड वैल्यू लेते हैं, अंदाजन लेते हैं कितना हमने पैसा कमा सकते थे उससे, ठीक है। ब्रोकरेज और सेल ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, देखो शेयर्स एंड बॉन्ड्स की वैल्यूज को तो हम नहीं लेते, लेकिन उस पे जो ब्रोकरेज हम देते हैं किसी एजेंट को, उसको जरूर हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। फिर आता है इनकम फ्रॉम इन टर्म ऑफ विंडफॉल गेन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है जैसे लॉटरी लग गई आपकी, तो लॉटरी आपकी इनकम होती है ना, वैसे इधर इस इनकम को नहीं कैलकुलेट किया जाता नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के अंदर। ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये सब इनकम जो होती है ना, ओल्ड एज पेंशन मिलती है लोगों को, पेंशन मिलती है ना, स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, ये जो पैसा दिया जाता है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स होता है यूनिट लेवल, मतलब वन साइडेड होता है, इनको हम नहीं इंक्लूड करते नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि ये प्रॉपर इनकम नहीं है, एक बार हो रही है, ठीक है बेटा। चलो अब आता है दूसरा पॉइंट, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, अब खर्चों के बेसिस पे हम नेशनल इनकम निकालेंगे, कितना खर्चा किया, तो टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced during an accounting year within the economy is estimated to be obtain the value of gross domestic product। GDP की वैल्यू निकाल रहे हो, फाइनल एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। फाइनल एक्सपेंडिचर 4 कैटेगरीज में डिसाइड होता है, डिफाइंड होता है। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे खर्चों के बेसिस पे आप जीडीपी निकाल रहे हो, जीडीपी की वैल्यू निकाल रहे हो। देखो प्राइवेट, इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से देखो, खर्चे किस किस सेंस में आ रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कि आपने फाइनली कंज्यूम किया है किसी प्रोडक्ट को,
फाइनली कंज्यूम किया किसी प्रोडक्ट को, उसकी जो फाइनल वैल्यू उसकी बात कर रहे हो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, सरकार ने जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया है किसी कंजम्पशन के ऊपर उसकी बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर कुछ खर्चा हुआ हो, या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर कोई खर्चा हुआ हो, ठीक है, या नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इसे हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अब इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम, ध्यान से देखो। कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ध्यान से देखो। एनएनपीएफसी हमारा नेशनल इनकम है, अब कैसे निकालेंगे, जीडीपी एमपी में हम डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे और एनएफआईए को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब जीडीपी एमपी में हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर रहे हैं, मतलब ये जीडीपी एफसी भी बन गया है ना, उसमें से हमने डेप्रीसिएशन भी माइनस कर दिया और क्या ऐड किया, एनएफआईए ऐड कर दिया। इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन, मतलब इससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब जीडीपी एमपी में क्या क्या आता है, देखो आप देखो, जीडीपी एमपी वेयर जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। देखो इस जीडीपी एमपी में क्या कर रहे हो आप, माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस क्या कर रहे हो आप लोग, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कर रहे हो एक्सपेंडिचर, प्लस जीडीसीएफ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। इसका जब कंप्यूटेशन करोगे तो आपका ये आएगा, वेयर जीडीसीएफ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल के बराबर है, प्लस क्या बोल रहा है, बराबर नहीं है सॉरी, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। इनका जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक जब आप करते हो तो आपका ये आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक, उसको बताता है। लेकिन एक नोट भी है, इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन द आउटकम विल बी एनडीपी-एमपी। अगर आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है तो आपका आउटकम जो होगा वो एनडीपी-एमपी होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कुछ प्रिकॉशंस इसके भी है, कुछ सोच समझ के इसको भी चलना पड़ेगा, खर्चे कैसे कैसे लेने हमको यहां पे देखना पड़ेगा। देखो जो भी ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इन द अकाउंट टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि मुझे 500 रुपए का पड़ा, अब मैं ये किसी दुकानदार को बेच रहा हूं कि वो दुकानदार किसी कस्टमर को बेच सके। मैंने अपना 100 रुपए का प्रॉफिट मारा, 500 रुपए मुझे लगे बनाने में, इसको 100 रुपए का प्रॉफिट मारा था, 600 का मैंने इसको सेल किया, ठीक है, प्रोडक्ट 600 का है भी, उसने भी अपना 100 रुपए लगा लिया, उसने भी अपना 100 रुपए प्रॉफिट मारा और उसने कस्टमर को बेच दिया, उसने 700 में बेचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 600 प्लस 700 करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, 1300 रुपए नहीं लेंगे हम, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू 700 रुपए है, 1300 रुपए नहीं, तो डबल काउंटिंग हो गई ना, ऐसी चीजें नहीं करनी है। ऑल्सो फाइनल कंजम्पशन जो होगा, फाइनल जो रेट होता है जिसपे प्रोडक्ट खरीदा जाता है, सिर्फ उसी को लोगे, आप बाकी किसी चीज की वैल्यूज को नहीं लोगे। फाइनल आप किसी चीज को ले रहे हो उसी को लो। अच्छा, अगर आप हर एक स्टेजेस पे ले भी रहे हो किसी की वैल्यू को, तो सिर्फ आप उसकी मार्जिनल वैल्यूज लोगे। जैसे 500 से 600 में हुआ तो आपसे 100 रुपए ऐड करो, 600 से 700 में से 100 रुपए ऐड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 600 प्लस 700 प्लस 800, ऐसे करके तो पता नहीं कितना ही लंबा आपका नंबर आ जाएगा और आपका पूरा जो कंप्यूटेशन है नेशनल इनकम का वो सब खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड हैंड गुड्स की जो आपके एक्सपेंडिचर है, कि आपने कुछ सेकेंड हैंड गुड्स के आइटम्स खरीद लिए, उसको आप यहां पर इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों? अगर 22 लाख रुपए की गाड़ी किसी ने फर्स्ट हैंड खरीदी है तो उसको हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं हमारी नेशनल इनकम निकालते टाइम। अब अगर मान लो 15 लाख में दोबारा बिकती है तो ऑलरेडी 22 लाख का रेट लग गया ना उस पे। अब मैं अगर 22 प्लस 15 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 27 और 37, तो 37 की पड़ेगी गाड़ी, बिल्कुल भी नहीं, तो वो नहीं होगा। सेकेंड हैंड गुड्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखो जो आपने मैगी बनाई, वही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैगी बनाई, उस पर कुछ खर्चा लगा होगा, ये आपने खुद ही खा लिया, आप बनाए थे किसी और को बेचने के लिए लेकिन आप खुद खा गए, तो जो भी आपका एक अंदाजन खर्चा लगा होगा ना, जो इंप्यूटेड वैल्यू होगा, उसको आपको यहां पे लेना होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल एक्सपेंडिचर। आप जो शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदने में जो खर्चा करते हो वो आप इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ब्रोकरेज को करते हो, मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है बेटा। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इसको फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
चलो बेटा जी, अब लास्ट और मेथड देख लेते हैं कैसे नेशनल इनकम निकलती है। ध्यान से देखो, इन दिस मेथड द टोटल वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। देखो प्रोड्यूस्ड क्यों बोला है यहां पे, क्योंकि ये वैल्यू एडेड मेथड है या फिर प्रोडक्ट मेथड भी इसको कहते हो, कि कितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू के अनुसार आप नेशनल इनकम निकालते हो। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड आर एस्टिमेटेड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, अब क्या कंप्यूटेशन करने के लिए क्या क्या आपके पास इकोनॉमी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और एक है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे आप जेनेटिक इंडस्ट्रीज या एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज की बात करते हो। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे आप लोग रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाने में हेल्प करते हो, या सेमी प्रोडक्ट, सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड बनाने में हेल्प करते हो। और टर्शरी सेक्टर जो है ना, ऐसा सेक्टर है जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी को हेल्प करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऐसे वाले इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो यहां पे वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकाल रहे हैं अपन चीजें। वैल्यू एडेड मेथड इन ईच ऑफ दीज सेक्टर्स इज कॉम्पिटेटिव विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। कैसी है? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, सिंपल है, क्लियर। अब आगे देखो कि इसका नेशनल इनकम निकालना हो तो क्या करोगे। नेशनल इनकम निकालने के लिए देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। देखो जीडीपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब हर एक स्टेट या हर एक सेक्टर की जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उसका टोटल करोगे तो जीडीपी कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें इसीलिए बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल दी सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस एनएफआईए। इसको जब निकालोगे तो आप निकाल सकते हो नेशनल इनकम। ठीक है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं, आसानी से हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलो अब इसके भी कुछ प्रिकॉशंस है, क्या सोच के चलना है इसको भी जरा देखो। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। फाइनल गुड्स की आपको वैल्यू रखनी है, इंटरमीडिएट गुड्स जो फिनिश नहीं हुए हैं उनकी वैल्यूज आप नहीं रखोगे। देखो क्या होता है, अगर आपने रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड कर दी तो फाइनल गुड्स की वैल्यू आप पूरी ऐड नहीं कर सकते, उसमें से रॉ मटेरियल की वैल्यू हटानी पड़ेगी, वरना डबल डबल हो जाएगा ना चीजें, हाँ या ना। इसीलिए आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करते। क्लियर। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सेम वही बात बोली, सेकेंड हैंड गुड्स की परचेज हो या सेल हो उसको ऐड नहीं करना है, ब्रोकरेज को ऐड कर सकते हो। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शुड बी इंक्लूडेड बट सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। देखो कोई सर्विस तुमने खुद को दे दी, मतलब तुमने खुद के बाल काट लिए, तो ऐसा नहीं होगा, उसकी आप कोई भी वैल्यू को ऐड नहीं करोगे नेशनल इनकम के अंदर। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसमें कोई खर्चा हुआ, उसकी कोई इंप्यूटेड वैल्यू होगी, उसको ऐड जरूर करना है आपको। क्लियर। फिर आता है वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। ओन अकाउंट प्रोडक्शन कोई भी ऐसी वैल्यू चीजें होंगी उनको भी ऐड करना होगा। कंजम्पशन कमीशन अर्न्ड ऑन एन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। मैंने वही बोला, अभी सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज का जो अमाउंट है उसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन उसके ऊपर अगर कमीशन है तो उसको जरूर इंक्लूड करना है। इफ सेल आर गिवन, सेल अगर गिवन हो, देखो क्या गिवन हो बेटा, देखो सेल्स अगर गिवन हो तो आपको क्या करना है, देन एक्सपोर्ट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड सेपरेटली। ठीक है, क्या बोला है, एक्सपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली। सेल अगर आपने दिया हुआ है तो आप एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों? देखो एक्सपोर्ट भी एक तरह का सेल ही होता है, आपने कुछ सामान भेजा, बदले में पैसा आ गया, है ना, तो वो भी एक तरह का सेल हो गया। ठीक है, इसलिए आप उसको इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट परचेजेस का बोल रहा है, अगर दिया हुआ है तो आप इंपोर्ट्स को नहीं करते इंक्लूड फॉर द सेम रीजन। ठीक है, समझ आया। ये कुछ आपका नेशनल इनकम कंप्लीट आपका यही खत्म होता है, फ्रॉम कैलकुलेशन टू उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के साथ। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे कई सारे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको जरूर देख लेना। कई सारे तरह के फॉर्मूलाज यहाँ पे होंगे, आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ। मेरे पास समय कम था, वरना मैं आपको जरूर प्रैक्टिस करवाता इस वीडियो के अंदर, पर ये वन शॉट नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाया हूं। जब वन शॉट बनेगा हम बिल्कुल से इसका बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है बेटा, चलो जी, बाकी मिलते हैं। खूब सारा प्यार, खूब सारी बेस्ट विशेस आपको कि आप अपने इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 लाएं, इनफैक्ट 80 में से 80 लाएं, टॉपर्स बने और इकोनॉमिक्स को इतना कंसेप्चुअली पढ़कर, इतना मेहनत करके और एक अच्छे सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करके हम पास होएं। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन।